हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम ऑसिलेशंस में थर्ड लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 2 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं ऑसिलेशंस में, और पिछला लेक्चर काफ़ी डिटेल में था। डिटेल मतलब उसमें डेरिवेशंस थे। जैसे हम लोग ने देखा कि जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है अपना, मैं डायरेक्टली स्प्रिंग मास से स्टार्ट करता हूँ। जो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर है अपना, सपोज़ ये मेरे पास स्प्रिंग है जो एक एंड से फिक्स्ड है, और इस मास को मैं यहाँ से पकड़ के खींचता हूँ तो ये मास क्या करना चालू करता है, ऑसिलेशन करना चालू करता है। और ये स्ट्रेट लाइन में ऑसिलेशन कर रहा है तो इसको हम एक स्पेशल तरीके का ऑसिलेशन बोलते हैं, कॉल्ड एज SHM या सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये थोड़ा मैं रिवीजन के लिए बता रहा हूँ ताकि तुमको आज का लेक्चर कनेक्ट हो। आज हम जो क्वांटिटीज़ पहले पढ़ चुके हैं उनके बारे में थोड़ा और डिटेल में समझेंगे और कुछ नई क्वांटिटीज़ समझेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इस SHM का या इस सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो फोर्स होता है वो कितना होता है, जो एक्सेलरेशन होता है वो कितना होता है, वेलोसिटी कितनी होती है, और डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन होता है। ये सब चीज़ें हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखी थी, तो उसको थोड़ा मैं रिवाइज़ करा देता हूँ। जैसे अगर मैं इस मास को इसके मेन पोजीशन से x डिस्टेंस दूर खींचता हूँ, सपोज़ ये मास अब यहाँ आ गया है, स्प्रिंग क्या हो गई है, स्ट्रेच हो गई है। तो स्प्रिंग को स्ट्रेच किया मैंने, x डिस्टेंस दूर खींचा, तो जो फोर्स का वैल्यू आता है वो आता है -kx। ये सब पहले लेक्चर से चलती आ रही हैं बातें, कुछ नई बात नहीं है, तो आई होप यू आर फैमिलियर। ये जो k होता है, दिस इज़ योर फोर्स कांस्टेंट। फिर हम इस फोर्स को लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन को हम d2x/dt² लिखते हैं। तो जिससे हमको एक इक्वेशन मिल के आता है कॉल्ड एज d2x/dt² इज इक्वल टू -k/mx। बाद में इस k/m को हमने ω² सब्सटीट्यूट किया था, तो हमको एक फाइनली मिला d2x/dt² प्लस ω² इज इक्वल टू 0, जिसको हमने नाम दिया डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM। ये सब पिछले लेक्चर की बातें हैं। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ SHM था। इसको जब हम सॉल्व करना चालू करते हैं तो हमको वेलोसिटी का इक्वेशन, या मैं बोलूँ एक्सेलरेशन का इक्वेशन पहले लिख लेते हैं, तो हमको एक्सेलरेशन का इक्वेशन मिलता है विच इज़ -ω²x। क्लियरली दिखाई पड़ रहा होगा, एक्सेलरेशन तुमको यहीं से मिल जाएगा। फोर्स को मास इनटू एक्सेलरेशन लिख के मास यहाँ डिवाइड कर दो, k/m को ω² सब्सटीट्यूट कर दो, और हमको वेलोसिटी का इक्वेशन मिलता है +-ω√a² - x²। ठीक है, और हमको क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलता है विच इज़ a sin ω/t प्लस डेल्टा, जहाँ पे a है एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन, या बोल सकते हैं a है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x। x क्या है, x के बारे में मैं तुमको थोड़ा सा बता देता हूँ। जिसको पता है x के बारे में वो तो ठीक है, जिसको नहीं पता है मैं x के बारे में बताता हूँ, फिजिक्स वाला। द x इज़ पोजीशन, या बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। x इज़ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो मीन पोजीशन से कहाँ पे है तुम्हारा पार्टिकल जो SHM परफॉर्म कर रहा है, उस पर डिपेंड करेगा बाकी सारा चीज़। जैसे देखो, एक्सेलरेशन भी x पे डिपेंडेंट है, जितना दूर हो तुम मेन पोजीशन से उसके हिसाब से एक्सेलरेशन चेंज होगा। वेलोसिटी भी तुम्हारा x पे डिपेंडेंट है, जितना दूर हो तुम मेन पोजीशन से उस हिसाब से वेलोसिटी डिसाइड होगी। एंड देन दिस x इटसेल्फ इज डिपेंडेंट ऑन समथिंग कॉल्ड एज दिस ω/t प्लस डेल्टा, जिसको हम लोग ने एक नाम दिया था कॉल्ड एज फेज। तो ये जो तुम्हारा x है ये खुद किस पे डिपेंडेंट होता है, फेज पे, जिसको हम फाई से डिनोट करेंगे, और आज इसके बारे में थोड़ा सा समझेंगे भी। ठीक है, तो इतना कुछ हमने किया था पिछले लेक्चर में, और ये पिछले लेक्चर की सारी बातें आज हम कंटिन्यू करेंगे टू अंडरस्टैंड देम बेटर। जैसे फॉर एग्जांपल, चलो देखते हैं, ये जो मेरा इक्वेशन है इससे मैं इन सारे क्वांटिटीज़ का मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना चाहूँ पहले तो वो समझ लेते हैं। फिर हम देखेंगे टाइम पीरियड क्या होता है SHM का, और फ्रीक्वेंसी क्या होती है SHM की, और क्या बोलो, और फेज़ क्या होता है SHM में। तो ये 3 चीज़ें आज के लेक्चर में हमको पढ़नी है। चलो मैं कराता हूँ। लेट्स सी, फर्स्ट thing that I am going to talk about is we are going to talk about maximum values of x, v and a, यानी डिस्प्लेसमेंट का, वेलोसिटी का, एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है। ध्यान दो, हमारे पास x का इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a sin ω t
प्लस डेल्टा, करेक्ट। तो हमको मालूम है कि x का वैल्यू a पे डिपेंडेंट है, बट a जो होता है वो एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड हमने ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन ऑन ईदर साइड, तो वो एक फिक्स चीज़ होती है। तो ये क्लियरली डिपेंड कर रहा है साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा पे, और हमको मालूम है सिंस साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा इसका जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू एज प्लस माइनस वन। अरे साइन थीटा ज़्यादा से ज़्यादा प्लस या ज़्यादा से ज़्यादा माइनस वन जाता है इन बोथ द डायरेक्शंस। तो अगर x हमको मैक्सिमम चाहिए, फॉर x टू बी मैक्सिमम साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा, ये भी क्या होना चाहिए, प्लस माइनस वन। तो जब ये प्लस माइनस वन हो जाएगा तो देयरफॉर x कितना आ जाएगा, प्लस माइनस a। तो ये पहली बार था इसलिए इतना कुछ लिखा है, अदरवाइज़ बाकी हर जगह पे जहाँ भी हम देखेंगे कि साइन थीटा दिख रहा है और हमको बोलना है कि मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो हम डायरेक्टली साइन थीटा को प्लस माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। वेलोसिटी का वैल्यू देखो, एक तो वेलोसिटी का अपने पास इक्वेशन है, हमको मालूम है v इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये v का वैल्यू है, क्लियरली दिखाई पड़ रहा है v x पे डिपेंडेंट है। तो अगर मैं x 0 डालूंगा तो v मैक्सिमम हो जाएगा। एक तो ये तरीका है v का वैल्यू निकालने का। एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ, देखो हमको ये भी पता है ऑल्सो v इज सिंपली डेरिवेटिव ऑफ x। ये तो पता होगा ना, डिस्प्लेसमेंट का टाइम डेरिवेटिव ही तो वेलोसिटी होता है। यानी इस वाले इक्वेशन का मैं अगर डेरिवेटिव कर दूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, v का वैल्यू। इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, देयरफॉर दिस इज गोइंग टू बी d बाई डी टी ऑफ a साइन ओमेगा t प्लस डेल्टा। a तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा t प्लस डेल्टा, और ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा ओमेगा। डेल्टा खुद एक कांस्टेंट है, याद है डेल्टा इंटीग्रेशन में से कांस्टेंट आया था, तो डेल्टा का वैल्यू डेल्टा का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब ये जिसको नहीं समझा है क्या हुआ है, वो थोड़ा डेरिवेटिव चैप्टर मैथ्स में होगा तो उसको देखना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। वरना एज इट इज़ बाय हार्ट कर लो कि साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा होता है, बाकी और कोई रास्ता नहीं। मैथ्स नहीं है तो फिर बड़ी दिक्कत होगी, फिजिक्स में एटलीस्ट, ठीक है। सो ये चीज़ अगर मैं देखूँ तो हमको मालूम है फॉर v टू बी मैक्सिमम, v किस पे डिपेंडेंट है, a और ओमेगा पे और cos थीटा पे। a ओमेगा दोनों कांस्टेंट है। cos थीटा मैक्स टू मैक्स कितना हो सकता है, हमको मालूम है cos ओमेगा t प्लस माइनस डेल्टा, ये भी प्लस माइनस वन हो सकता है, प्लस डेल्टा, ये भी प्लस माइनस वन हो सकता है। अरे cos थीटा का भी तो वैल्यू प्लस माइनस वन ही होता है ना मैक्सिमम। सो देयरफॉर v का जो वैल्यू आ रहा है मैक्सिमम वो कितना आ रहा है, a ओमेगा इंटू प्लस माइनस वन, यानी प्लस माइनस a ओमेगा। तो ये v का मैक्सिमम वैल्यू है, v मैक्स इसको बोलते हैं। दिस इज प्लस माइनस a ओमेगा। वैसे एक्सेलरेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाहें तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन हमको मालूम है, एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। मैक्सिमम कब मिलेगा, हमको मालूम है x कब मैक्सिमम हो रहा है। देखो a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है ना, सिंस a इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो देयरफॉर व्हेन x इज मैक्सिमम a विल बी मैक्सिमम। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस a विल बी मैक्सिमम, और वो कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ प्लस माइनस a, ओमेगा स्क्वायर तो लगाना भूल ही गया। सो माइनस ओमेगा स्क्वायर x की जगह हम डालेंगे प्लस माइनस a, तो ये a मैक्स का वैल्यू देखो क्या आता है, a मैक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर a। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x, ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v, और ये है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ a। इस पे तुमको बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे, कहीं कहीं तुमको दिया होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इतना इतना है, तो बताओ कि ओमेगा का वैल्यू कितना होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल यहीं पे ले लेते हैं हम लोग, समझे। देखो जैसे हमको बोला कि लेट्स से एम्पलीट्यूड एक SHM का 5 सेंटीमीटर है और एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, हमको ओमेगा फाइंड आउट करना है, ये हमको दिया हुआ है। कैन वी फाइंड इट, चलो फाइंड आउट करके देखते हैं। इसमें सब्स्टिट्यूट करो इस इक्वेशन में, हमको मैक्सिमम एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ये हमको बोला है कि a मैक्स इज़ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ओमेगा बताओ। दिखाई पड़ रहा है क्लियरली, हमको मालूम है a मैक्स इज प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर है। वैल्यू क्या हो जाएगी, a मैक्स का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर है वैल्यू वाइज। ये माइनस प्लस क्या बता रहा है पता है,
माइनस प्लस डायरेक्शन बता रहा है बस, और कुछ नहीं, माइनस प्लस से सिर्फ डायरेक्शन पता चल रहा है। वैल्यू जैसे वी मैक्स का वैल्यू क्या होगा, वी मैक्स का वैल्यू ए ओमेगा ही होगा, याद रखना। ये डायरेक्शन वाइज हमको प्लस माइनस डालना पड़ता है, मतलब वेलोसिटी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है। पॉजिटिव नेगेटिव कैसे है, ये पार्टिकल ये मीन पोजीशन है तुम्हारा, तो इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है ना, तो इसके पास ये डायरेक्शन की भी वेलोसिटी और ये डायरेक्शन की भी वेलोसिटी है, तो दोनों डायरेक्शन का वेलोसिटी सेम नहीं ले सकते ना, हाँ या ना, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। सो विल हैव टू टेक वन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, सॉरी वन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन एंड वन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, ऑपोजिट बोल रहा हूँ, नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक है। ए मैक्स देखो कितना दिया है 2, ओमेगा स्क्वायर पता नहीं है, ये है 5, करेक्ट। 5 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर, सॉरी -2, करेक्ट। एम्पलीट्यूड दिया था ना 5 सेंटीमीटर, और ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था, तो सबको मीटर्स में रखना था। कन्वर्ट किया है, क्या आ जाएगा, 2/5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.4, और ये 10 पावर -2 उधर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 पावर 2, करेक्ट। हाँ या ना, ये आया ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू। यहाँ से ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है देखो ध्यान से, यहाँ कितना डेसिमल शिफ्ट होगा 40, सो 40 इज़ योर ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा हो जाएगा √40, यानी ये हो जाएगा 2√10, और ओमेगा का यूनिट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला फॉर ए मैक्स टू सॉल्व न्यूमेरिकल्स। इज़ दैट क्लियर? तो ये सारी मैक्सिमम वैल्यूज़ नोट डाउन करो, फिर हम टाइम पीरियड पे बात करेंगे, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी इन एसएचएम, ठीक है। फिर थोड़ा फेज़ के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो आई होप तुमको समझ में आया होगा मैक्सिमम वैल्यू क्या क्या है, मैक्सिमम वैल्यू का इक्वेशंस क्या क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट के लिए, वेलोसिटी के लिए और एक्सेलरेशन के लिए। नोट डाउन कर लो इसको। चलो नोट डाउन कर लिया था। अब हम टाइम पीरियड पे बात कर लेते हैं थोड़ा। देखो टाइम पीरियड इन एसएचएम, ठीक है। देखो टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड वो होगा जितने टाइम में पार्टिकल एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लेता है ना। तो मैं टाइम पीरियड तुमको ठीक से समझाने का ट्राई करता हूँ। देखो जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ये मेरा मेन पोजीशन है, पार्टिकल मेन पोजीशन से जाएगा पॉजिटिव एक्सट्रीम तक जाएगा, तो ये हो गया मेरा +a, फिर यहाँ से रिटर्न आएगा मेन पोजीशन पे, फिर यहाँ जाएगा नेगेटिव एक्सट्रीम तक, ये हो गया मेरा -a, ठीक है। और फिर यहाँ वापस मेन पोजीशन पे आएगा, तो इसको मैं बोलूँगा एक ऑसिलेशन। मैं एक ऑसिलेशन फिर से बना के दिखाता हूँ। पार्टिकल यहाँ जाता है, फिर यहाँ आता है, फिर यहाँ जाता है और फिर यहाँ आता है, इसको बोलते हैं एक कंप्लीट ऑसिलेशन, ठीक है। ये जो कंप्लीट ऑसिलेशन कर रहा है, इसको करने में जितना टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन करने में, उसी को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। सो इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। कभी भी वन ऑसिलेशन पता करने में दिक्कत आ रही हो कि वन ऑसिलेशन मतलब कितना होता है, तो मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको बता दिया था। वन ऑसिलेशन में जो डिस्टेंस कवर होता है, डिस्टेंस कवर्ड इन वन ऑसिलेशन, रिमेंबर दिस एज अ फैक्ट, डिस्टेंस कवर्ड इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन इज इक्वल टू 4 टाइम्स a। देखो यहाँ से यहाँ जाएगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, मेन पोजीशन से डिस्टेंस कितना है a, तो a यहाँ आया वापस a, यहाँ आया वापस a, यहाँ आया वापस a, तो इससे 4a कवर कर रहा है, तो एक ऑसिलेशन होता है, ठीक है। 3a को एक ऑसिलेशन नहीं काउंट कर लेना, गलत हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट अगर मैं बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट इन वन कंप्लीट ऑसिलेशन, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। एक ऑसिलेशन के बाद फाइनली पार्टिकल कहाँ आ जा रहा है, मेन पोजीशन पे, इनिशियली कहाँ था, मेन पोजीशन पे, तो डिफरेंस 0 ना, तो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है एक ऑसिलेशन में। ये चीज़ याद रखना, एमसीक्यू वगैरह में कहीं मिल जाएगा, बहुत सिंपल सी बात है पर फंस जाओगे तुम। तो डिस्टेंस कवर्ड एक ऑसिलेशन में होता है 4 टाइम्स a, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड एक ऑसिलेशन में होता है 0, ठीक है। अब देखो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, इसको हम बोल रहे हैं टाइम पीरियड। इसका मीनिंग क्या है, देखो इसका मीनिंग ये है कि अगर मैं कंसिडर करूं कि टाइम t इज इक्वल्स टू t पे, या किसी टाइम t पे पार्टिकल ने ऑसिलेशन स्टार्ट किया, ध्यान दो, किसी टाइम t पे पार्टिकल ने ऑसिलेशन स्टार्ट किया, और मैं कंसिडर कर रहा हूँ कि पार्टिकल मीन पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। पार्टिकल मीन पोजीशन से अपना ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है,
तो हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर में देखा हुआ है कि जब पार्टिकल मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन होता है वो होता है a sin ओमेगा टी। याद है ये चीज़? याद है या नहीं ये चीज़ हमने पिछले इक्वेशन में पिछले लेक्चर में इक्वेशंस में वैल्यूज़ डाल के मैथमेटिकली ये चीज़ शो किया था तुमको मैंने कि हाउ x कम्स आउट एज a sin ओमेगा टी। ठीक है, तो हम कंसिडर कर लेते हैं टाइम t पे पार्टिकल x इक्वल टू 0 पे है, वापस x इक्वल टू 0 पे कब आएगा? एक टाइम पीरियड के बाद। सो आफ्टर टाइम t प्लस टी, या मैं कंसिडर करता हूँ आफ्टर टाइम कैपिटल T, एक टाइम पीरियड के बाद क्या होगा? एक टाइम पीरियड के बाद हम लिख सकते हैं आफ्टर टाइम, और आफ्टर, लेट मी राइट, आफ्टर 1 टाइम पीरियड t x will be same again, है ना? सो देयरफॉर ये जो x का वैल्यू है a sin ओमेगा t, जो कि वैल्यू t पे है या टाइम t पे है, वो सेम होगा a sin ओमेगा t प्लस टी के, क्योंकि अब टाइम t से बढ़ गया ना एक टाइम पीरियड के बाद। मेरा बोलने का मीनिंग ये है कि एक टाइम पीरियड t के बाद x का वैल्यू सेम हो जाएगा। तो अभी x का वैल्यू क्या है? a sin ओमेगा t। t टाइम के बाद x का वैल्यू क्या हो जाएगा? a sin ओमेगा t प्लस टी। टाइम t से बढ़ गया ना, तो ये दोनों x क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। बात समझ में आई? बोलो बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अच्छा, ये दोनों साइन थीटा फंक्शंस हैं, ध्यान से समझना, ये दोनों साइन थीटा फंक्शंस है। और साइन थीटा फंक्शन का एक बहुत स्पेशल चीज़ होता है, वो ये कि ये फंक्शन 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करने लगता है। कितने के बाद? 2 पाई के बाद खुद को रिपीट करने लगता है। जैसे देखो, ये अगर मैं वर्सेस थीटा ले लेता हूँ और ये मैं वर्सेस साइन थीटा ले लेता हूँ, तो थीटा जब 0 होता है तो साइन थीटा 0 होता है। थीटा जब 90 पहुँचता है तो साइन थीटा 1 चला जाता है, +1। थीटा जब 180 जाता है तो साइन थीटा 0 चला जाता है। थीटा जब 270 जाता है तो साइन थीटा -1 चला जाता है। और थीटा जब फिर से 360 पहुँचता है यानी 2 पाई पहुँचता है तो साइन थीटा वापस से 0 हो जाता है और 0 के बाद वापस बढ़ना चालू करता है। तो ये स्टेट कब था? 0 के बाद बढ़ने वाला स्टेट कहाँ था? यहाँ था ना। तो देखो 2 पाई के बाद वापस यही स्टेट आ गया। तो ये जो साइन थीटा का फंक्शन है ये अपने आप को कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा? 2 पाई के बाद रिपीट करेगा। कितने टाइम के बाद रिपीट करेगा? 2 पाई एंगल के बाद रिपीट करेगा। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर ओमेगा टी प्लस 2 पाई, जो कि साइन थीटा का जो एंगल है वो ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये हो जाएगा ओमेगा टी प्लस टी के इक्वल। इज दैट क्लियर? ध्यान से समझो क्या हुआ है यहाँ पे। हम बोल रहे हैं कि ये जो साइन थीटा का फंक्शन है ये अपने आप को 2 पाई के बाद रिपीट करता है। तो इस साइन का जो एंगल है वो इसके एंगल में 2 पाई जोड़ने पे मिलेगा ना, क्योंकि ये तो एक टाइम पीरियड के बाद का बात है ना। और हम बोल रहे हैं साइन थीटा अपने आप को कब रिपीट करता है? 2 पाई के बाद रिपीट करता है। और हम ये बोल नहीं रहे, ये एक फैक्ट है। देखो ना, साइन थीटा 2 पाई एंगल के बाद खुद को फिर से रिपीट करने लगता है। 360 के बाद साइन थीटा का वैल्यू फिर से क्या होने लगता है? रिपीट होने लगता है। तो अगर मैं यहाँ से सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो हमको क्या मिलता है? देयरफॉर ओमेगा टी प्लस 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस ओमेगा कैपिटल टी। बोलो समझ में आया? ये ओमेगा टी गया कट, एंड देयरफॉर कैपिटल टी या 2 पाई इज इक्वल टू ओमेगा कैपिटल टी, एंड देयरफॉर कैपिटल टी इज कमिंग आउट एज 2 पाई बाई ओमेगा। ये आया टाइम पीरियड का इक्वेशन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। किसी SHM में जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 2 पाई बाई ओमेगा, जहाँ पे ओमेगा होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ख़ास करके अगर हम स्प्रिंग मास ऑसिलेटर यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ओमेगा स्क्वायर होता है k/m। ये हमने ही सब्स्टिट्यूट किया है पिछले लेक्चर में, ध्यान से देखना। मैंने अभी जस्ट रिवाइज कराने के टाइम पे भी बताया कि हम k/m को ओमेगा स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के लिए जो ओमेगा का वैल्यू होता है वो होता है √k/m। तो ध्यान रखना, दिस थिंग इज़ फॉर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, क्योंकि यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट k है और एक मास उसमें अटैच है जिसका वैल्यू m है। तो ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला है ओमेगा का ये सिर्फ और सिर्फ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर के लिए ही ट्रू है, और कहीं ओमेगा को ये मत सब्स्टिट्यूट कर देना। तुमको कोई बोला एक पेंडुलम ऑसिलेट किए जा रहा है, वहाँ पे ओमेगा का वैल्यू बताओ, तो तुम वहाँ पे मुंह उठा के k/m लिख दो। अरे पेंडुलम में कैसा k इज स्प्रिंग कांस्टेंट, तो पेंडुलम में कैसा k?
पेंडुलम थोड़ी ना स्प्रिंग है, बात समझ में आई। कोई जैसे सिलाई मशीन की सुई चल रही है, वो भी SHM कर रही है, वहाँ तुम थोड़ी ना K/M लिख सकते हो ओमेगा को। सो ओमेगा इज K/M ओनली फॉर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर, बात समझ में आई। तो अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का टाइम पीरियड चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग मास ऑसिलेटर। अगर इसका मेरे को टाइम पीरियड चाहिए तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 ओमेगा क्या है बोलो, ओमेगा है √K/M and therefore time period will come out as 2π√M/K. This is very very important formula for spring mass oscillator. ये स्प्रिंग मास ऑसिलेटर का टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है। ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला आया है, ये ध्यान दो, ये जनरल SHM का फॉर्मूला है। कोई भी जनरल SHM हो रहा हो जिसमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा हो, तो हम टाइम पीरियड लिख सकते हैं 2π/ओमेगा। अब जिसको थोड़ा परेशानी हो रहा है ना कि ये ओमेगा क्या नया चीज़ आ गया है, अभी फ़िलहाल तुम ओमेगा को ऐसे ही समझो जैसे तुमने सर्कुलर मोशन में समझा था। तुमने सर्कुलर मोशन में देखा था कि टाइम पीरियड 2π/ओमेगा होता है। तो अभी फ़िलहाल के लिए फॉर्मूला सेम ही रखो, बस मीनिंग अलग हो गया है, ध्यान रखना। वहाँ पे सर्कुलर मोशन के कॉन्टेक्स्ट में t 2π/ओमेगा होता था, यहाँ SHM के कॉन्टेक्स्ट में t 2π/ओमेगा है। अगले लेक्चर में हम सर्कुलर मोशन और SHM दोनों को कनेक्ट कर देंगे। अगले लेक्चर में सर्कुलर मोशन और SHM दोनों क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तब तुमको ये ज़्यादा सेंस बनाएगा। अभी फ़िलहाल के लिए फॉर्मूला तो दोनों में सेम ही है, तो परेशानी का बात नहीं, कोई नया फॉर्मूला नहीं आया है। टाइम पीरियड है तो 2π/ओमेगा ही लगाना है। हाँ, अगर स्प्रिंग मास ऑसिलेटर दिया हुआ है सो यू विल बी यूजिंग √K/M, ठीक है। चलो, आई होप तुमको समझ में आया होगा ये टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन कैसे मिलता है हमको, t = 2π/ओमेगा। ट्रिक समझ लो क्या है, ट्रिक इज़ कि ये जो साइन थीटा का फंक्शन है वो अपने आप को 2π के बाद रिपीट करता है, दैट यू शुड नो। सेकेंड थिंग, जो x का वैल्यू है वो एक टाइम पीरियड के बाद क्या होने लगेगा, रिपीट होने लगेगा। वही तो ऑसिलेशन का मीनिंग है। ऑसिलेशन का मतलब है कि जहाँ से स्टार्ट करे पार्टिकल, एक ऑसिलेशन के बाद वहीं आ जाए। मेन पोजीशन से स्टार्ट करा, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, फिर वहीं आ गया ना, तो x का वैल्यू फिर से सेम हो गया। तो जो x का वैल्यू टाइम t पे है वही x का वैल्यू टाइम t+t पे होगा। इज़ दैट क्लियर? बोलो समझा? तुमको कहीं ये चीज़ डिराइव करने को नहीं बोलेगा, तुमको खाली पूछेगा टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन का वैल्यू, या कहीं न्यूमेरिकल आएगा जिस पे टाइम पीरियड में तुमको ये सॉल्व करना रहेगा। तो अगर ये परेशानी हो रही है तो थोड़ा लेक्चर को स्लोली देखो तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद कर लेना। अब इससे ज़्यादा सिंपल और क्या ही करेंगे तुम्हारे लिए, ओके। सो इट इज़ दैट सिंपल, डोंट वरी। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ तुमको, ये पॉज करके नोट डाउन कर लेना। मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ टाइम पीरियड पे, फिर तुमको ये थोड़ा सेंस देगा कि कौन से कॉन्टेक्स्ट में इसको यूज़ करेंगे हम। ये जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिखा है ना, इसको मैं तुमको एक क्वेश्चन सॉल्व करा देता हूँ। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आई एम टेकिंग इट फ्रॉम अ बुक, मैं एक बुक से ले रहा हूँ। क्वेश्चन इज़, अ पार्टिकल ऑफ मास 200 ग्राम executes a simple harmonic motion. The restoring force is provided by a spring of constant 80 Newton per meter. Find the time period. मतलब हमको देखो क्या क्या दिया हुआ है, हमको मास दिया हुआ है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, इट इज़ एन एग्जाम्पल स्ट्रिक्टली, सो डोंट, ठीक है। हाँ, क्या बोलने जा रहा था, कुछ नहीं, छोड़ो। मास कितना दिया है, मास दिया है 200 ग्राम, ठीक है। इसको कन्वर्ट कर लो केजी में तो कितना हो जाएगा, 0.2 kg, हाँ या ना। फिर स्प्रिंग कांस्टेंट कितना दिया हुआ है, 80 न्यूटन पर मीटर। हमको बोला है टाइम पीरियड निकालो, बस यही दो इन्फॉर्मेशन दिया है। आई थिंक ये दो इन्फॉर्मेशन से कौन सा फॉर्मूला याद आता है, ये फॉर्मूला। चलो फाइंड आउट करते हैं। सो टाइम पीरियड होता है 2π√m/k, बोलो हाँ या ना, यस। सो दिस इज़ 2π√m कितना है 0.2/k कितना है 80। इज़ दैट करेक्ट? बोलो। इसको तुम सिंप्लीफाई करोगे तो तुमको आंसर 0.31 आएगा। मैंने सिंप्लीफिकेशन पार्ट हटाया है, हटाया मतलब स्किप किया है। कैसे सॉल्व कर सकते हो तुम, मैं यहाँ पे तुमको हिंट दे रहा हूँ। हिंट इज़ यूज़ यूज़ लॉग टेबल। यूज़ लॉग टेबल कैसे करोगे, 2π ले लो, 2π का लॉग 2 × 3.14 √0.280। ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको मैं चलो सिंप्लीफाई करने का ट्राई ही करता हूँ। 2π मैं इसको देखो क्या बनाऊँगा, मैं इसको 2 बना देता हूँ अपॉन 80 × 10⁻⁻1। अब ठीक है,
ये 2 से कैंसिल हो जाएगा 40, और क्या बोलो 1/4 आ रहा है, सो 2 पाई इंटू अंडर रूट ऑफ कितना आ रहा है ये 1/40, 1/40 का स्क्वायर रूट ले सकते हैं कि हम लोग, नहीं ना, तो 4 कर सकते हैं, ये ऊपर चला जाएगा तो 10⁻², यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 10⁻², ये 10⁻² बाहर आ जाएगा, तो दिस इज गोइंग टू बी 2 पाई अपॉन 2 आई गेस, तो 2 से 2 कैंसिल और 10 पावर स्क्वायर रूट लोगे तो -1, यानी पाई इंटू 10⁻⁻1, पाई का वैल्यू होता है 3.14 इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.314, जो कि ये आया था। तो इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। चलो ये लॉग टेबल का तो झंझट ही हटा देता हूँ, हिंट में पूरा सॉल्यूशन ही दे देता हूँ तुमको। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व द क्वेश्चन टू फाइंड द टाइम पीरियड वैल्यू। ठीक है, 0.31 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि आगे का डिजिट छोड़ा है। टाइम पीरियड यूजुअली हम 2 डिजिट्स में लिख देंगे तो भी चलेगा, बट 314 लिखा तो भी चलता है, कोई परेशानी का बात नहीं है। ठीक है, सो आई होप दिस इज़ हाउ you have understood how we can solve this for time period। एक और चीज़ हम पढ़ लेते हैं विच इज़ फ्रीक्वेंसी। तो देखो फ्रीक्वेंसी कैसे हम निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी इज सिंपल इनफ, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, ये तो सबको पता होगा ना। देखो फ्रीक्वेंसी इन SHM, फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा बोलो। हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी होता है 1 टाइम पीरियड, सो देयरफॉर फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा, टाइम पीरियड के फॉर्मूले का उल्टा क्या आ जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट K/m। बोलो हाँ या ना। ये एक फॉर्मूला आ गया, और एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं ऑल्सो। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू 1 टाइम पीरियड हमको मालूम है 2 पाई/ω होता है ना, तो ω/2 पाई ये भी फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया, ω/2 पाई, एंड देयरफॉर ओमेगा को हम 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हैं, जो हम ऑलरेडी लिखते हुए आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है यहाँ पे। बस ये सब कुछ SHM के कॉन्टेक्स्ट में चल रहा है, तो इसलिए तुमको थोड़ा सा नया फील होगा, बट नया है नहीं, ये फॉर्मूला तो एज इट इज़ सेम ही चल रहा है। ठीक है, ये नोट डाउन कर लो, फिर हम थोड़ा सा फेज़ के बारे में इंट्रोडक्शन करते हैं, फेज़ को समझ लेते हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर जो हम लोग SHM और UCM को कनेक्ट करेंगे, जो मैंने बोला ना हार्मोनिक मोशन और ये सर्कुलर मोशन, जब हम उसको कनेक्ट करेंगे तब फेज़ तुमको और एकदम अच्छे से डिटेल में समझाऊंगा मैं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल ये नोट डाउन करो, हम करते हैं थोड़ा फेज़। चलो नोट डाउन कर लिया है ना। बाहर ज़ोर की बारिश हो रही है, तो तुमको बारिश का आवाज़ भी सुनाई दे रहा होगा, शायद नहीं सुनाई दे रहा है तो कोई बात नहीं, अपने घर के बाहर देख लो, बारिश तो हो ही रही है अभी। ओके, सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फेज़ इन SHM। सो दिस इज़ गोइंग टू बी अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट फेज़, थोड़ा इसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, मतलब इसको एज इट इज़ एक्चुअल में क्या है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में जब हम लोग SHM और UCM को कनेक्ट करेंगे तब। अभी फ़िलहाल के लिए समझो, हमको मालूम है जो इक्वेशन है वो है x = a sin ω t प्लस डेल्टा। तो ये वाला जो पार्ट है, दिस इज़ कॉल्ड एज फेज़ इन SHM। फर्स्ट थिंग पहले समझ लो फेज़ है क्या। तो इक्वेशन में ये जो पार्ट दिखाई पड़ता है ये होता है तुम्हारा फेज़। ठीक है, जहाँ डेल्टा नहीं होता है वहाँ सिर्फ ω/t फेज़ हो जाएगा, जहाँ डेल्टा है वहाँ ω/t प्लस डेल्टा तुम्हारा पूरा फेज़ है। और इस पूरे फेज़ में जो डेल्टा होता है इसको हम बोलते हैं इनिशियल फेज़। ये मैंने लास्ट टाइम तुमको लिखाया भी था, इनिशियल फेज़ और ईपॉक, इसी को एक और नाम होता है इनिशियल फेज़ और ईपॉक, या एक और नाम होता है फेज़ कांस्टेंट। क्या नाम होता है? फेज़ कांस्टेंट। ठीक है, ये धीरे धीरे, ये मैंने ऑलरेडी तुमको बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि डेल्टा कितना होगा तो कहाँ पे पार्टिकल होता है। जैसे हम सेलेक्ट कर रहे थे ना डेल्टा, मैथमेटिकल इक्वेशन में एक्सप्लेन कर रहे थे कि डेल्टा इतना लेंगे तो x का वैल्यू कहाँ आ जाएगा, डेल्टा इतना लेंगे तो x का वैल्यू कहाँ आ जाएगा, वगैरह वगैरह। ठीक है, फाइन, पिछला लेक्चर डिटेल में हमने एक्सप्लेन किया ये चीज़। अभी मैं फेज़ को डिफाइन करता हूँ। सो फेज़ इज़ अ क्वांटिटी विच determines the physical state या इसको हम status लिख सकते हैं, state of the particle performing SHM। मतलब जो पार्टिकल SHM परफॉर्म कर रहा है उसका फिज़िकल स्टेट हमको फेज़ बता सकता है। कौन बता सकता है? फेज़ बता सकता है।
तुमको अगर कोई बोले कि पार्टिकल का स्पीड 3 मीटर पर सेकेंड है, उससे तुमको कुछ नहीं पता चलेगा कि पार्टिकल है कहाँ पे, जा कहाँ पे रहा है, यानी उसके फिजिकल स्टेट के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। तुमको कोई बोले पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है, तो तुम नहीं बता पाओगे पार्टिकल है कहाँ, जा कहाँ रहा है। अरे 3 सेंटीमीटर इस साइड भी हो सकता है, इस साइड भी हो सकता है, और इस साइड है तो वो आगे भी जा रहा हो सकता है, पीछे भी जा रहा हो सकता है। तो x का वैल्यू जान के, a का वैल्यू जान के और v का वैल्यू जान के हम पार्टिकल का फिजिकल स्टेट नहीं बता सकते कि पार्टिकल है कहाँ और जाने वाला कहाँ है। वो सिर्फ एक चीज़ कर सकता है, वो है फेज। सो इफ द फेज इज ज़ीरो, फेज अगर ज़ीरो है यानी ये वाला क्वांटिटी ज़ीरो है, देन x इज़ गोइंग टू बी a साइन, ये पूरा ज़ीरो यानी a साइन ज़ीरो, यानी x का वैल्यू ज़ीरो। देखो फेज डालते ही तुमको x का वैल्यू मिल गया, फेज डालते ही तुमको x का वैल्यू मिल गया। क्या है? x ज़ीरो है। ये आया तुम्हारा पार्टिकल, यानी पार्टिकल फेज ज़ीरो पे x इक्वल टू ज़ीरो पे है। बात समझ में आई? ठीक है। फेज 90 डाल के देखते हैं। इफ़, अब मैं फेज़ की जगह बार बार मैं फेज़ नहीं लिखूँगा, मैं इसको फाई लिखता हूँ। फेज़ इन SHM, इसको मैं डिनोशन दे देता हूँ फाई। सो दिस इज़ फाई, सो दिस होल थिंग फाई इज़ ओमेगा टी प्लस डेल्टा। ठीक है, तो मैं फाई से डिनोट करता हूँ। सो इफ़ फाई इज़ 90 डिग्री और पाई बाई टू यानी 90 डाल के देखते हैं तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा a साइन 90, यानी x हो जाएगा a। x a का मतलब पार्टिकल कहाँ पे है? पार्टिकल है एक्सट्रीम पोजीशन पे। बोलो बात समझ में आई? यानी x 90 डालते ही तुमको पता चल गया पार्टिकल कहाँ पे है, x 0 डालते ही तुमको पता चल गया पार्टिकल कहाँ पे है। सॉरी, फेज 90 डालते ही तुमको पता चल गया पार्टिकल कहाँ पे, फेज 0 डालते ही तुमको पता चल गया पार्टिकल कहाँ पे। अच्छा, फेज जब 0 है तो ये पार्टिकल 0 पे, 0 से कौन से साइड जाएगा? तो फेज एक एंगल है, अरे साइन के अंदर है ना, साइन किसका होता है? थीटा का ही तो होता है। थीटा क्या एंगल है ना, तो एंगल 0 से बढ़ सकता है। पहले हमने एंगल कितना लिया? 0 लिया। इफ़ फेज इज़ 0, इसको मैं 0 डिग्री ले लेता हूँ। तो जब इनिशियली फेज 0 है तो उसके बाद बढ़ेगा ही ना, तो उसके बाद वाला स्टेट ये है, उसके बाद बढ़ा के मैंने 90 लिया। तो देखो पार्टिकल को अगर 0 फेज से 90 फेज पे जाना है तो इसको मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाना पड़ेगा। यानी जब भी तुम्हारा फेज 0 है ना, तो पार्टिकल मीन पोजीशन से पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा होता है, या मीन पोजीशन पे है, पॉजिटिव एक्सट्रीम जाने वाला होता है। तो ये एग्जैक्टली पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन तुमको बता दे रहा है कि पार्टिकल मीन पोजीशन पे है और पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जाएगा। ये तुमको बता दे रहा है कि पार्टिकल पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है और मीन पोजीशन की तरफ जाएगा, ये चीज़। वैसे ही अगर मैं इफ़ फाई इज़ इक्वल टू 180 डिग्री या पाई रेडियन, तो x कितना हो जाएगा? a साइन 180, और a साइन 180 में साइन 180 होता है 0, तो x का वैल्यू फिर से 0, यानी पार्टिकल फिर से आ गया है 0 पे। बट 180 कब से आया होगा? 0 के बाद 90 जाके फिर 180 आया होगा, यानी 0 के बाद पॉजिटिव एक्सट्रीम जाके फिर मीन पोजीशन आया होगा। और मीन पोजीशन पे है तो कहाँ जाने वाला होगा? ये मीन पोजीशन पे है तो ये जाने वाला होगा नेगेटिव एक्सट्रीम पे। बात समझ में आई या नहीं? बोलो। ये x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, ये माइनस a। और लास्ट वाला एक केस में बता देता हूँ। इफ़ फाई इज़ इक्वल टू 270 डिग्री और 3 पाई बाई 2, यानी x का वैल्यू आ जाएगा माइनस a। कैसे? क्योंकि साइन 270 डिग्री -1 होता है, तो यहाँ 270 डालोगे तो -1, यानी ये पार्टिकल तुम्हारा नेगेटिव एक्सट्रीम पे है और जाने वाला है टूवर्ड्स मीन पोजीशन। तो अब तुमको समझ में आ गया होगा कि पार्टिकल का फेस जानते ही तुम उसका सब कुछ बता सकते हो। अरे सोचो ना, पार्टिकल का तुमको कोई बोले फेस 0 है, तो फेस 0 पता होते ही तुमको x पता चल गया। जैसे ही x पता चला तुम v निकाल सकते हो। v का वैल्यू क्या होता है? ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। x ही तो है जो वेरिएबल है, ओमेगा और a तो कांस्टेंट होते हैं ना, तो v पता चल जाएगा। a कैसे निकालोगे? माइनस ओमेगा स्क्वायर x। यानी फेज पता होने से तुम पार्टिकल का हर एक चीज़ बता सकते हो, इंक्लूडिंग इट्स पोजिशन, इट्स वेलोसिटी, इट्स एक्सेलरेशन, एवरीथिंग यू कैन टेल जस्ट बाय नोइंग द फेज। देखो ना, हमको फेज पता चला 0 तो पता चल गया पार्टिकल मेन पोजीशन पे है, राइट?
और मीन पोजीशन पे तो x का वैल्यू 0 इस इक्वेशन में डाला तो v का वैल्यू मिल जाएगा a ओमेगा, करेक्ट। और मीन पोजीशन पे तो यहाँ x का वैल्यू 0 डाला, एक्सेलरेशन मिल जाएगा 0। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड value of all the physical quantities related to the particle just by knowing its phase. That is why phase is defined a quantity which determines the physical state of the particle. ये particle का सारा physical state बता सकता है। Okay, so this is a brief introduction about phase. Brief मतलब थोड़ा एक summarized इंट्रोडक्शन था जिससे तुम फेज में कंफ्यूज नहीं होगे। मतलब तुमको कोई बोलेगा कि पार्टिकल का फेज 30 डिग्री है, सोचो 30 डिग्री फेज मतलब क्या होगा। 30 डिग्री फेज मतलब पार्टिकल कहाँ होगा, ध्यान से समझ लो। 30 डिग्री फेज का मतलब है पार्टिकल x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू प्लस a के बीच में कहीं होगा, है ना। अरे ऑब्वियसली 0 पे फेज 0 है। 30 यानी क्या, 30 मतलब फेज बढ़ेगा यानी पार्टिकल यहाँ कहीं आएगा। और अगर तुम कैलकुलेट करके निकालो साइन 30 होता है हाफ, यानी x का वैल्यू आएगा a/2, यानी पार्टिकल मिड पॉइंट पे होगा। अच्छा, मिड पॉइंट पे होगा और जा कहाँ रहा होगा, 30 है फेज, जा कहाँ रहा होगा, टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्सट्रीम जा रहा होगा या इधर आ रहा होगा। दो केसेस हो सकते हैं ना मिड पॉइंट पे भी, पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ जा रहा हो सकता है और यहाँ आ सकता है। तो एक चीज़ याद रखना, पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँचने में ही 90 डिग्री कवर कर लेगा ये। तो अभी 30 डिग्री कवर हुआ है यानी पॉजिटिव एक्सट्रीम पे पहुँचा ही नहीं है। तो जब यहाँ है और 30 डिग्री फेज है तो पॉजिटिव एक्सट्रीम पे जा रहा है, और 90 डिग्री यहाँ जाके कवर करे और तुमको कोई बोले कि फेज़ 120 है तो 120 पे भी पार्टिकल यहीं होगा, बस इस तरफ जा रहा होगा। अब तुमको समझ में आया होगा। तो देखो चला यहाँ से पार्टिकल 0, यहाँ गया 90, यहाँ आया 180, यहाँ गया 270, यहाँ आया बोलो 360। सो दिस इज हाउ फेज इज डिटरमाइंड। ऐसे एंगल इंटरलिंक होता है इन SHM। देखो SHM दिखने में सीधा मोशन है, बट एंगल की बातें कहाँ से हो रही हैं, एंगल की बातें यहाँ से हो रही हैं कि पार्टिकल का जो इक्वेशन है मोशन का वो एक एंगुलर इक्वेशन है, या बोल सकते हो वो एक हार्मोनिक फंक्शन का इक्वेशन है, साइन थीटा का इक्वेशन है। और साइन हमेशा एंगल पे डिपेंड करता है। तो पार्टिकल एंगल को फॉलो कर रहा है यहाँ पे, और वो एंगल कैसे इंट्रोड्यूस होता है ये हम और अच्छे से समझेंगे जब हम इसको रेफरेंस सर्कल मेथड से पढ़ेंगे। यानी हम इसको एक सर्कुलर मोशन की तरह देखेंगे, तब समझ में आएगा कि एक्चुअल में SHM में एंगल का कॉन्सेप्ट क्यों आता है। बात समझी। सो आज के लेक्चर को हम यहीं सस्पेंस पे एंड करते हैं। मिस्ट्री तुम्हारे लिए है, दिमाग में सॉल्व करो और थोड़ा सोचो इसके बारे में। ये चीज़ लिख लेना फेस के बारे में, और काफ़ी कुछ मैंने बताया है तुमको। ये डेफिनेशन इनफ है टू समराइज एवरीथिंग दैट वी हैव डन, एंड डोंट वरी, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। धीरे धीरे समझो इस चीज़ को, लेक्चर को ठीक से सुनो, ध्यान से सुनो। मैं इसके नोट्स भी लिंक में डाल दूंगा, तुम मोर पे क्लिक करना, या क्या बोलते हैं उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स। देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करना, वहाँ तुमको मिल जाएगा इसका लिंक भी, नोट्स का भी लिंक और प्रीवियस लेक्चर्स का भी लिंक, ठीक है। सो आई होप सब कुछ समझा होगा आज के लेक्चर में। ब्रीफ लेक्चर था, छोटे छोटे टॉपिक्स कवर किए हैं, बट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज़ फील फ्री टू कॉमेंट, एंड आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।